को परिभाषित कीजिए। अपकृत्य के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। उत्तर। अपकृत्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टोट। टोट एक लैटिन शब्द टोटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुड़ना या विकृत होना। अंग्रेजी विधि में इसे किसी ऐसे सिविल गलत कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी व्यक्ति के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और जिसके लिए कानून क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। सर फ्रेडरिक पोलॉक ने अपकृत्य को परिभाषित करते हुए कहा है, A tort is an act or omission which gives rise to a right of compensation and is a violation of a private right of an individual. यह स्पष्ट करता है कि अपकृत्य में ऐसा कार्य या चूक शामिल होता है जिससे किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो और जिसके लिए उस व्यक्ति को न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति दी जा सके। अपकृत्य के उद्देश्य, पर्पस ऑफ टॉर्ट लॉ, पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना, समाज में अन्य व्यक्तियों को ऐसा कार्य करने से रोकना, अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन को बनाए रखना। अपकृत्य के आवश्यक तत्वों की विवेचना, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टोट, किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ अ लीगल राइट, किसी व्यक्ति को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित करना अपकृत्य का मुख्य तत्व है। इसे दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। डैनम साइन इंजुरिया, हानि बिना अधिकार हनन। इसमें किसी व्यक्ति को आर्थिक या अन्य हानि होती है लेकिन उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं हनन होता। उदाहरण, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा। इंजुरिया साइन डैमनम, अधिकार हनन बिना हानि। इसमें किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार हनन होता है भले ही उसे कोई हानि न हो। उदाहरण, एक व्यक्ति को वोट डालने से रोकना। कर्तव्य का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अपकृत्य में यह आवश्यक है कि प्रतिवादी ने किसी ऐसे कर्तव्य का उल्लंघन किया हो जो कानूनी रूप से उस पर लागू हो। यह कर्तव्य आम तौर पर सावधानी पूर्वक और उचित व्यवहार के प्रति होता है। कृत्य या चूक, एक्ट और ओमिशन। अपकृत्य किसी कार्य, एक्ट या चूक, ओमिशन के माध्यम से होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कानूनी कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहता है और इससे किसी अन्य व्यक्ति को हानि होती है तो इसे अपकृत्य कहा जाएगा। उदाहरण, एक कार चालक का लापरवाह ड्राइविंग करना। क्षति, डैमेज। अपकृत्य में क्षति होना आवश्यक है। क्षति का प्रकार भौतिक, मानसिक, आर्थिक या अधिकार हनन के रूप में हो सकता है। यह सिद्ध करना जरूरी है कि प्रतिवादी के कार्य के कारण ही क्षति हुई। कारणात्मक संबंध, कॉजल कनेक्शन। पीड़ित को यह सिद्ध करना होता है कि प्रतिवादी के कार्य और हानि के बीच सीधा कारणात्मक संबंध है। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति की लापरवाही से किसी दूसरे को चोट लगती है तो यह संबंध स्थापित होता है। कानूनी क्षतिपूर्ति, लीगल रेमेडी। अपकृत्य में पीड़ित को क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है। यह क्षतिपूर्ति न्यायालय के माध्यम से दी जाती है। उदाहरण, मानहानि, डेफेमेशन। यदि किसी व्यक्ति की झूठी और अपमानजनक बातों से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो यह अपकृत्य है। उत्प्रेरण, न्यूसेंस। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों से दूसरे की संपत्ति के उपयोग या आनंद में बाधा डालता है तो यह अपकृत्य है। लापरवाही, नेग्लिजेंस। सड़क पर लापरवाह ड्राइविंग करना और दुर्घटना का कारण बनना। निष्कर्ष, अपकृत्य का मुख्य उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना और समाज में एक संतुलित और अनुशासित व्यवस्था को बनाए रखना है। इसके लिए कानूनी अधिकारों का संरक्षण और क्षतिपूर्ति के प्रावधान आवश्यक हैं। अपकृत्य कानून समाज में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Define and explain malicious prosecution. Define what ingredients a plaintiff must prove in action for malicious prosecution. Explain. विद्वेषपूर्ण अभियोजन की परिभाषा देते हुए समझाइए। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के बाद में वादी को कौन कौन से तथ्य प्रमाणित करने चाहिए? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विद्वेषपूर्ण अभियोजन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ malicious prosecution। विद्वेषपूर्ण अभियोजन, malicious prosecution का अर्थ है किसी व्यक्ति के विरुद्ध जानबूझकर दुर्भावना से प्रेरित होकर आपराधिक प्रक्रिया शुरू करना जिसमें उचित और वैध कारण न हो। यह एक प्रकार का नागरिक अपकृत्य, टोट है जिसमें अभियोजन का उद्देश्य आम तौर पर किसी को परेशान करना, प्रतिशोध लेना या हानि पहुंचाना होता है। डेफिनेशन के संदर्भ में सालमंड के अनुसार विद्वेषपूर्ण अभियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी निर्दोष व्यक्ति पर दुर्भावना से प्रेरित होकर झूठा आपराधिक मामला चलाया जाता है। फ्रेडरिक पोलक के अनुसार
यह एक ऐसा दुरुपयोग है जिसमें न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग दुर्भावना से किया जाता है, जिससे वादी को अनावश्यक कष्ट और नुकसान पहुंचाया जाता है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मलिशियस प्रोसिक्यूशन। किसी भी विद्वेषपूर्ण अभियोजन का दावा करने के लिए वादी को निम्नलिखित तत्वों को साबित करना होता है। अभियोजन का आरंभ, इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया शुरू की। अभियोजन का आरंभ पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराना, मुकदमा दायर करना या आपराधिक प्रक्रिया शुरू करना हो सकता है। उदाहरण, यदि झूठे आरोप के आधार पर वादी को गिरफ्तार किया गया। प्रतिवादी द्वारा अभियोजन का आरंभ, प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड बाय डिफेंडेंट। अभियोजन प्रतिवादी की पहल पर शुरू किया गया हो। प्रतिवादी ने जानबूझकर वादी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगाए। अभियोजन का वादी के पक्ष में समाप्त होना, टर्मिनेशन इन प्लेंटिफ्स फेवर। अभियोजन समाप्त होना चाहिए और यह वादी के पक्ष में होना चाहिए। उदाहरण, वादी को अदालत द्वारा दोषमुक्त किया गया हो। उचित कारण का अभाव, एब्सेंस ऑफ रीजनेबल कॉज। यह साबित करना होगा कि अभियोजन शुरू करने के लिए कोई वैध या उचित कारण नहीं था। यदि अभियोजन केवल दुर्भावना या प्रतिशोध के लिए किया गया हो, तो इसे उचित कारण का अभाव माना जाएगा। दुर्भावना, मैलिस। यह साबित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने दुर्भावना या व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित होकर अभियोजन शुरू किया। दुर्भावना का मतलब है कि अभियोजन वैधानिक दायित्व के बजाय निजी उद्देश्य से प्रेरित था। हानि या क्षति, डैमेज और हार्म। वादी को साबित करना होगा कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन के कारण उसे शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान हुआ। हानि के प्रकार, प्रतिष्ठा का नुकसान, लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, वादी की समाज में छवि खराब होना। आर्थिक हानि, फाइनेंशियल लॉस, कानूनी प्रक्रिया में धन का व्यय। स्वतंत्रता का हनन, लॉस ऑफ लिबर्टी, वादी का गिरफ्तार होना या हिरासत में लिया जाना। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाकर किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करवाता है और अदालत में यह साबित हो जाता है कि आरोप झूठे थे, तो यह विद्वेषपूर्ण अभियोजन का मामला होगा। किसी के खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित होकर बार बार झूठे मामले दर्ज कराना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। विद्वेषपूर्ण अभियोजन न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और समाज में व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग न हो, कानून ने पीड़ित को क्षतिपूर्ति का अधिकार प्रदान किया है। वादी को उपर्युक्त तत्वों को प्रमाणित करना आवश्यक है ताकि वह अपने नुकसान के लिए न्यायालय से न्याय और मुआवजा प्राप्त कर सके। What do you understand the rule of absolute liability? However, the rule of absolute liability differs from the rule of strict liability. संपूर्ण उत्तरदायित्व के नियम से आप क्या समझते हैं? संपूर्ण, आत्यंतिक उत्तरदायित्व का नियम कठोर उत्तरदायित्व के नियम से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, संपूर्ण उत्तरदायित्व का नियम, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। संपूर्ण, आत्यंतिक उत्तरदायित्व का नियम भारतीय विधि में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि बिना किसी अपवाद के किसी व्यक्ति को उसके खतरनाक या हानिकारक कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराता है। यह नियम न्यायमूर्ति भगवती द्वारा MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के मामले में स्थापित किया गया था। इस सिद्धांत के तहत यदि कोई उद्योग या व्यक्ति खतरनाक और हानिकारक गतिविधियों में लिप्त है और इससे किसी को हानि होती है, तो वह व्यक्ति या उद्योग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, चाहे उसने हानि रोकने के लिए कितनी भी सावधानी क्यों न बरती हो। संपूर्ण उत्तरदायित्व के नियम के तत्व, एसेंशियल्स ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। खतरनाक या हानिकारक पदार्थ का उपयोग, यूज ऑफ हैजर्डस मटेरियल। जब कोई व्यक्ति खतरनाक या हानिकारक पदार्थ का उपयोग करता है और इससे कोई दुर्घटना होती है, तो वह व्यक्ति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। हानि का कारण, कॉज ऑफ डैमेज। खतरनाक गतिविधियों के परिणामस्वरूप हुई हानि का प्रत्यक्ष कारण होना चाहिए। कोई अपवाद नहीं, नो एक्सेप्शंस। इस सिद्धांत में किसी भी प्रकार का बचाव, डिफेंस उपलब्ध नहीं है, जैसे कि विस मेजर, दैविक कारण या तीसरे पक्ष की गलती। सार्वजनिक नीति का उद्देश्य, पब्लिक पॉलिसी। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खतरनाक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों या कंपनियों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। कठोर उत्तरदायित्व का नियम, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी।
कठोर उत्तरदायित्व का सिद्धांत इंग्लैंड में राइलेंस वी फ्लेचर 1868 के प्रसिद्ध मामले में विकसित हुआ। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खतरनाक पदार्थ अपने नियंत्रण में रखता है और यह पदार्थ बाहर निकलकर दूसरों को हानि पहुंचाता है, तो वह व्यक्ति उत्तरदायी होगा, भले ही उसने सावधानी बरती हो। लेकिन कठोर उत्तरदायित्व में कुछ अपवाद स्वीकार किए गए हैं। कठोर उत्तरदायित्व और संपूर्ण उत्तरदायित्व में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। बिंदु: कठोर उत्तरदायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, संपूर्ण उत्तरदायित्व एब्सोल्यूट लायबिलिटी। प्रवर्तन ओरिजिन Rylance v. फ्लेचर 1868 से उत्पन्न। MC Mehta versus Union of India 1987। अपवाद एक्सेप्शंस। कुछ अपवाद उपलब्ध हैं, जैसे 1. दैविक कारण एक्ट ऑफ गॉड, 2. तीसरे पक्ष की गलती, 3. वादी की सहमति। कोई अपवाद नहीं है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। लागू होने का दायरा: यह नियम सामान्य परिस्थितियों में लागू होता है। यह खतरनाक और अत्यधिक हानिकारक गतिविधियों पर लागू होता है। उत्तरदायित्व का स्तर: अपेक्षाकृत कम कठोर, पूर्ण और कठोर उत्तरदायित्व। संपूर्ण उत्तरदायित्व का भारतीय परिप्रेक्ष्य में महत्व: पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का मामला भोपाल गैस त्रासदी और अन्य औद्योगिक दुर्घटनाओं को देखते हुए पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस सिद्धांत को लागू करता है। सार्वजनिक हित में न्याय, जस्टिस इन पब्लिक इंटरेस्ट। यह सिद्धांत उन मामलों में लागू होता है जहां उद्योग और व्यवसाय समाज में खतरनाक पदार्थों का उपयोग करते हैं। कंपनियों की जिम्मेदारी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह सुनिश्चित करता है कि औद्योगिक संस्थान अपनी खतरनाक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी रहें और किसी भी दुर्घटना के लिए मुआवजा प्रदान करें। निष्कर्ष कंक्लूजन: संपूर्ण उत्तरदायित्व का नियम एक उन्नत और कड़ा सिद्धांत है जो खतरनाक गतिविधियों से संबंधित है और यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों को न्याय और मुआवजा प्रदान किया जाए। कठोर उत्तरदायित्व की तुलना में संपूर्ण उत्तरदायित्व अधिक कठोर है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। यह सिद्धांत आधुनिक औद्योगिक समाज में न्याय और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। What are various kinds of nuisance? Can a private person sue for public nuisance? प्रश्न: उपताप के विभिन्न प्रकार क्या हैं? क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति सार्वजनिक उपताप के लिए वाद चला सकता है? उत्तर: उपताप न्यूसेंस का अर्थ। उपताप न्यूसेंस एक अवैध और असुविधाजनक कार्य है जो किसी व्यक्ति के आराम, स्वास्थ्य या संपत्ति में हस्तक्षेप करता है। यह किसी के अधिकारों का उल्लंघन करता है जिससे उसे मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है। उपताप आमतौर पर 2 प्रकार का होता है: व्यक्तिगत उपताप और सार्वजनिक उपताप। उपताप के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूसेंस। व्यक्तिगत उपताप प्राइवेट न्यूसेंस। यह वह उपताप है जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए परेशानी का कारण बनता है। यह सार्वजनिक स्थान पर नहीं होता, बल्कि किसी विशेष व्यक्ति के घर, खेत या अन्य व्यक्तिगत संपत्ति पर होता है। व्यक्तिगत उपताप में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को असुविधा या कष्ट पहुंचाया जाता है, जैसे पड़ोसी के घर से अत्यधिक शोर आना, बगीचे में गंदगी फैली हुई हो, घर के आसपास दुर्गंध फैलाना। इस प्रकार के उपताप में प्रभावित व्यक्ति अदालत में वाद दायर कर सकता है और मुआवजा या निषेधाज्ञा इंजंक्शन प्राप्त कर सकता है। सार्वजनिक उपताप पब्लिक न्यूसेंस। सार्वजनिक उपताप वह उपताप है जो एक व्यक्ति से अधिक लोगों या समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर होता है और इसके कारण सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या शांति में विघ्न आता है। उदाहरण: सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना, सड़क पर व्यापार करना जिससे यातायात में रुकावट आती हो, अवैध निर्माण कार्य जो सार्वजनिक रास्तों या पर्यावरण को प्रभावित करता हो। सार्वजनिक उपताप में यह महत्वपूर्ण है कि इसका प्रभाव समाज के एक बड़े हिस्से पर हो, न कि केवल एक व्यक्ति पर। प्राइवेट व्यक्ति सार्वजनिक उपताप के लिए वाद चला सकता है या नहीं? कैन अ प्राइवेट इंडिविजुअल सू फॉर पब्लिक न्यूसेंस? सार्वजनिक उपताप के मामलों में सामान्यतः यह सार्वजनिक प्राधिकरण जैसे नगरपालिका या सरकारी एजेंसियां के अधिकार क्षेत्र में आता है।
सार्वजनिक उपताप का उद्देश्य समाज के व्यापक हिस्से को प्रभावित करना होता है और इसके लिए आमतौर पर सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को कार्रवाई करनी होती है। हालांकि एक प्राइवेट व्यक्ति भी सार्वजनिक उपताप के खिलाफ वाद दायर कर सकता है यदि उसे किसी व्यक्तिगत नुकसान का सामना करना पड़ा हो जो समाज के अन्य लोगों से अलग हो। यानी जब सार्वजनिक उपताप के कारण किसी व्यक्ति को विशिष्ट और व्यक्तिगत रूप से क्षति होती है तो वह व्यक्ति उस उपताप के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपताप के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, तो वह व्यक्ति कोर्ट में इस मुद्दे पर मुकदमा कर सकता है। उदाहरण, सार्वजनिक उपताप का मामला। सड़क पर अतिक्रमण करने से सार्वजनिक यातायात प्रभावित हो रहा है। यह सार्वजनिक उपताप है और नगर निगम या राज्य सरकार इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक उपताप पर वाद। अगर सड़क पर अवैध निर्माण होने से एक व्यक्ति के घर के पास शोर और धूल बढ़ जाती है और उसे स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, तो वह उस सार्वजनिक उपताप के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से वाद दायर कर सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। उपताप के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें व्यक्तिगत और सार्वजनिक उपताप मुख्य हैं। व्यक्तिगत उपताप एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, जबकि सार्वजनिक उपताप समाज के बड़े हिस्से को। सार्वजनिक उपताप के लिए सामान्यतः सार्वजनिक प्राधिकरण को कार्रवाई करनी होती है, लेकिन यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति को विशेष रूप से नुकसान होता है, तो वह सार्वजनिक उपताप के खिलाफ वाद दायर कर सकता है। What do you understand by negligence? What are the essential elements of negligence? Explain. प्रश्न, उपेक्षा से आप क्या समझते हैं? उपेक्षा के आवश्यक तत्व क्या हैं? समझाइए। उत्तर, उपेक्षा नेग्लिजेंस की परिभाषा। उपेक्षा नेग्लिजेंस का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असावधानी, लापरवाही या सतर्कता की कमी। जब कोई व्यक्ति अपेक्षित देखभाल और सावधानी नहीं बरतता और इससे दूसरों को क्षति पहुंचती है, तो इसे उपेक्षा कहा जाता है। यह एक प्रकार का अपकृत्य टोट है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। साधारण शब्दों में, उपेक्षा तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार आवश्यक सावधानी नहीं बरतता और इसके परिणामस्वरूप दूसरों को हानि पहुंचती है। उपेक्षा के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। उपेक्षा की स्थिति में वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक होता है कि निम्नलिखित तत्वों की उपस्थिति थी। एक, कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ केयर। यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी, डिफेंडेंट के ऊपर वादी, प्लेंटिफ के प्रति एक कानूनी कर्तव्य था। कर्तव्य का अर्थ है कि प्रतिवादी को यह जिम्मेदारी थी कि वह वादी के प्रति एक निश्चित स्तर की देखभाल और सावधानी बरते ताकि उसे हानि न हो। उदाहरण, सड़क पर गाड़ी चला रहे व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह यातायात नियमों का पालन करे ताकि दूसरों को हानि न हो। कर्तव्य का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। यह सिद्ध करना जरूरी है कि प्रतिवादी ने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, यानी उसने कर्तव्य का उल्लंघन किया। कर्तव्य का उल्लंघन तब होता है जब व्यक्ति उस देखभाल के स्तर को नहीं अपनाता जो एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित होता है। उदाहरण, अगर किसी अस्पताल में डॉक्टर ने मरीज का इलाज सही तरीके से नहीं किया और इससे मरीज की स्थिति बिगड़ गई, तो यह कर्तव्य का उल्लंघन होगा। हानि का कारण, कॉजेशन। यह साबित करना कि प्रतिवादी का कर्तव्य का उल्लंघन सीधे तौर पर वादी को हुई हानि का कारण बना। वादी को यह दिखाना होता है कि यदि प्रतिवादी ने अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाया होता तो यह नुकसान नहीं होता। उदाहरण, अगर कोई ड्राइवर लाल बत्तियां पार करता है और दुर्घटना होती है, तो यह सिद्ध करना होगा कि दुर्घटना सीधे तौर पर उसके कर्तव्य के उल्लंघन से हुई। हानि या नुकसान, डैमेज। वादी को यह सिद्ध करना होगा कि उसे वास्तविक रूप में हानि या नुकसान हुआ है। हानि शारीरिक, मानसिक या संपत्ति की हो सकती है। वादी को यह दिखाना जरूरी है कि उसे प्रतिवादी की उपेक्षा से वास्तविक नुकसान हुआ है। उदाहरण, सड़क दुर्घटना में घायल होना या संपत्ति का नुकसान होना। उपेक्षा के उदाहरण, सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाना। यदि एक ड्राइवर गति सीमा का उल्लंघन करता है और इससे किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचती है, तो यह उपेक्षा का उदाहरण होगा। यहाँ ड्राइवर का कर्तव्य था कि वह अन्य लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखे, लेकिन उसने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया। चिकित्सक की लापरवाही। यदि एक चिकित्सक ने इलाज के दौरान आवश्यक सावधानी नहीं बरती और परिणामस्वरूप मरीज को हानि हुई, तो यह उपेक्षा का मामला हो सकता है।
चिकित्सक का कर्तव्य था कि वह पेशेवर तरीके से इलाज करे। निर्माण स्थल पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन। यदि एक निर्माण स्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता और किसी श्रमिक को चोट लगती है तो यह उपेक्षा हो सकती है, क्योंकि निर्माण कंपनी का कर्तव्य था कि वह सुरक्षा उपायों का पालन करे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। उपेक्षा एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है जिसमें किसी व्यक्ति की असावधानी से अन्य को हानि पहुंचने की स्थिति उत्पन्न होती है। उपेक्षा के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं: कर्तव्य, कर्तव्य का उल्लंघन, कारण और हानि। इन तत्वों को सिद्ध करके वादी को उपेक्षा के लिए प्रतिवादी से मुआवजा प्राप्त हो सकता है। उपेक्षा के मामलों में न्यायालय यह मूल्यांकन करता है कि क्या प्रतिवादी ने सामान्य सावधानी बरती थी या नहीं, और क्या उसका कृत्य वादी की हानि का कारण बना। Discuss the liability of master when his servant has delegated his duty. Explain the circumstances in which a master is not liable for acts of his servant. प्रश्न: स्वामी के दायित्व की विवेचना कीजिए जब उसके सेवक ने अपने कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिए हों। स्वामी किन परिस्थितियों में अपने सेवक के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। उत्तर: स्वामी के दायित्व की परिभाषा, लायबिलिटी ऑफ द मास्टर। स्वामी का दायित्व, मास्टर्स लायबिलिटी, एक कानूनी अवधारणा है जिसके तहत एक स्वामी अपने सेवक, सर्वेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है यदि वह कार्य स्वामी के लाभ के लिए और सेवक के कर्तव्य के अंतर्गत किया गया हो। यह सिद्धांत विक्टोरिया और लुकास केस से संबंधित है, जिसमें न्यायालय ने यह माना कि एक स्वामी अपने सेवक के कार्यों के लिए तब तक उत्तरदायी होता है जब तक सेवक का कार्य स्वामी के अधीन हो और कार्य स्वामी के लाभ के लिए हो। स्वामी का दायित्व जब सेवक ने कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा हो, लायबिलिटी व्हेन सर्वेंट डेलीगेट्स हिज ड्यूटी। जब एक सेवक अपने कर्तव्य को किसी अन्य व्यक्ति, थर्ड पार्टी को सौंप देता है तो स्वामी का दायित्व उस स्थिति में निर्भर करेगा कि स्वीकृति या अनुमति, यदि स्वामी ने अपने सेवक को किसी अन्य व्यक्ति को कार्य सौंपने की अनुमति दी है या वह इस प्रक्रिया को स्वीकार करता है तो स्वामी को उत्तरदायित्व उठाना होगा। कारण और उद्देश्य का उल्लंघन, यदि सेवक ने स्वामी की अनुमति के बिना कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा और इसका परिणाम किसी तीसरे पक्ष को नुकसान हुआ तो स्वामी इस स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा। स्वामी का दायित्व केवल तभी अस्तित्व में आता है जब सेवक के कार्य स्वामी के निर्देश या उसके लाभ के लिए किए गए हों। यदि सेवक ने कर्तव्य के तहत या स्वामी की स्वीकृति के बिना कार्य सौंपा तो स्वामी को उत्तरदायित्व नहीं होगा। स्वामी कब अपने सेवक के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? When is a master not liable for his servant's actions? स्वामी अपने सेवक के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता जब निम्नलिखित परिस्थितियां होती हैं। सेवक का कार्य स्वामी के अधिकार क्षेत्र से बाहर, एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यदि सेवक अपने कार्यों में स्वामी के निर्देशों से बाहर जाकर कार्य करता है तो स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि एक ड्राइवर अपने मालिक के आदेश के बिना निजी उद्देश्य के लिए वाहन चला रहा है और दुर्घटना होती है तो स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा। स्वामी की अनुमति के बिना कार्य सौंपना, डेलीगेशन विदाउट परमिशन। यदि सेवक ने किसी अन्य व्यक्ति को कार्य सौंपने के लिए स्वामी की अनुमति नहीं ली है और यह कार्य किसी तृतीय पक्ष को हानि पहुंचाता है तो स्वामी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नियमों और कानूनों का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ लॉ और पब्लिक पॉलिसी। यदि सेवक ने किसी गैर कानूनी कार्य को किया है, जैसे चोरी या हिंसा, और यह कार्य स्वामी के लाभ के लिए नहीं था तो स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि एक वकील अपने कार्यालय में चोरी करता है तो उसका काम स्वामी के काम से संबंधित नहीं माना जाएगा और स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा। व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कार्य, एक्ट्स फॉर पर्सनल पर्पसेस। यदि सेवक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है तो स्वामी इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर एक कर्मचारी कंपनी के काम के बाहर व्यक्तिगत कार्य करता है और उसमें किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचता है तो स्वामी उस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। स्वामी का जानबूझकर गलत दिशा में नेतृत्व, डेलिबरेट रॉन्ग डायरेक्शन बाय मास्टर। अगर स्वामी खुद जानबूझकर गलत दिशा में सेवक को निर्देश देता है तो स्वामी उस कार्य के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन यदि सेवक बिना स्वामी की अनुमति के अनुचित कार्य करता है तो स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। स्वामी का दायित्व एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है जो यह निर्धारित करता है कि स्वामी अपने सेवक द्वारा किए गए कार्यों के लिए कितने हद तक जिम्मेदार होता है। अगर सेवक ने अपना कर्तव्य बिना स्वामी की अनुमति या गलत उद्देश्य के तहत किसी अन्य को सौंपा तो स्वामी उस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
स्वामी का उत्तरदायित्व तब तक है जब तक सेवक के कार्य स्वामी के लाभ के लिए और स्वामी के निर्देशों के तहत किए गए हों। What do you understand by remoteness of damage? Explain. प्रश्न, क्षति की दूरस्थता से आप क्या समझते हैं? समझाइए। उत्तर, क्षति की दूरस्थता, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। क्षति की दूरस्थता एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है जो यह निर्धारित करता है कि किसी कृत्य के परिणामस्वरूप हुई क्षति के लिए व्यक्ति को कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से न्यायालय में यह समझने के लिए प्रयोग किया जाता है कि क्या किसी कृत्य के परिणामस्वरूप हुई क्षति इतनी दूर और अप्रत्याशित है कि उसे प्रतिवादी के उत्तरदायित्व के तहत नहीं लाया जा सकता। न्यायिक दृष्टिकोण, न्यायालय में क्षति की दूरस्थता पर विचार करते समय यह देखा जाता है कि उस कृत्य से उत्पन्न हुई क्षति प्रतिवादी के कार्यों से इतनी करीबी और स्वाभाविक है या नहीं कि उसे उत्तरदायी ठहराया जा सके। यदि क्षति बहुत दूर और अप्रत्याशित, रिमोट है, तो यह कृत्य का परिणाम नहीं मानी जाती और इसके लिए जिम्मेदारी नहीं तय की जा सकती। मुख्य सिद्धांत, की प्रिंसिपल्स। नजदीकी संबंध, प्रॉक्सिमिटी और डायरेक्टनेस। न्यायालय यह देखता है कि क्षति और कृत्य के बीच कितना करीबी संबंध है। यदि कृत्य का परिणाम सीधा और स्पष्ट रूप से क्षति के रूप में आता है तो इसे स्वीकार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की लापरवाही से कार दुर्घटना होती है और पीड़ित को चोट लगती है तो इसे क्षति की दूरस्थता से बाहर माना जाएगा क्योंकि यह परिणाम सीधा और नजदीक है। अप्रत्याशित परिणाम, अनफोर्सेबल कॉन्सिक्वेंसेस। यदि कोई परिणाम इतना अप्रत्याशित और दूरस्थ है कि वह सामान्य रूप से कृत्य का परिणाम नहीं माना जा सकता तो इसे क्षति की दूरस्थता के कारण जिम्मेदारी से बाहर रखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा की गई लापरवाही के कारण एक परिदृश्य उत्पन्न होता है जिसे सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता तो वह क्षति दूरस्थ मानी जाएगी और प्रतिवादी के लिए जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी। उदाहरण, एग्जाम्पल, प्रत्याशित परिणाम। अगर किसी व्यक्ति ने सड़कों पर गड्ढा छोड़ा और किसी अन्य व्यक्ति ने उस गड्ढे में गिरकर चोट खाई तो यह स्पष्ट और नजदीकी क्षति होगी। यहाँ कृत्य और परिणाम के बीच सीधा संबंध है, इसलिए प्रतिवादी जिम्मेदार होगा। अप्रत्याशित परिणाम। अगर किसी व्यक्ति ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना की और दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक इमारत गिरने से कुछ अनजाने लोगों की मौत हो गई तो यह परिणाम कृत्य से अत्यधिक दूरस्थ और अप्रत्याशित है। यहाँ परिणाम और कृत्य के बीच एक अप्रत्याशित अंतर होगा और प्रतिवादी को इस दूरस्थ क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं, यह न्यायालय पर निर्भर करेगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। क्षति की दूरस्थता एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है जो यह निर्धारित करता है कि कोई कृत्य केवल उस क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकता है जो उस कृत्य का स्वाभाविक परिणाम हो। यदि क्षति और कृत्य के बीच संबंध दूरस्थ और अप्रत्याशित है तो उस पर जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि केवल तात्कालिक और स्वाभाविक परिणामों के लिए ही जिम्मेदारी तय की जाए, न कि उन परिणामों के लिए जो किसी अप्रत्याशित घटना के रूप में उत्पन्न होते हैं। State the salient features of the Consumer Protection Act, 1986. प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, उनकी सुरक्षा करना और उनका हक दिलाना था। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी, अनैतिक व्यापार प्रथाओं और व्यापारियों द्वारा गलतफहमी पैदा करने वाली गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताएं। उपभोक्ता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता के रूप में किसी भी व्यक्ति को परिभाषित किया गया है जो सामान या सेवाएं खरीदता है, उपयोग करता है या उपभोग करता है, लेकिन उपभोक्ता का व्यवसाय या पेशेवर नहीं होना चाहिए। यह अधिनियम व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ताओं और उनके द्वारा किए गए लेनदेन पर केंद्रित है, चाहे वह वस्त्र, सेवाएं या अन्य सामान हो। उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। उपभोक्ता का अधिकार जानकारी प्राप्त करने का। उपभोक्ता को किसी उत्पाद या सेवा के बारे में सभी जानकारी मिलनी चाहिए, जैसे कि उसके उत्पादन की तिथि, मूल्य, गुणवत्ता आदि। उपभोक्ता का अधिकार चयन का। उपभोक्ता को विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के चयन का अधिकार है। उपभोक्ता का अधिकार सुरक्षा का।
उपभोक्ता को स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित किसी भी उत्पाद या सेवा से होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। उपभोक्ता का अधिकार सुनवाई का उपभोक्ता को किसी भी अनैतिक या धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम्स। उपभोक्ता विवादों को हल करने के लिए 3 स्तरों पर आयोगों की स्थापना की गई है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, डिस्ट्रिक्ट फोरम, छोटे विवादों के समाधान के लिए। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, स्टेट कमीशन, राज्य स्तर पर विवादों के समाधान के लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान के लिए। उपभोक्ता इन आयोगों में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनके विवादों का समाधान किया जा सकता है। शिकायत दायर करने की प्रक्रिया, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। उपभोक्ता किसी भी सेवा या उत्पाद से असंतुष्ट होने पर संबंधित आयोग में अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं। शिकायत का निवारण त्वरित और सस्ती प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसके तहत उपभोक्ता को कोई शुल्क नहीं लिया जाता और वह अपनी शिकायत को सीधे राष्ट्रीय आयोग तक भी पहुंचा सकते हैं। खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज। यदि उपभोक्ता को कोई खराब गुणवत्ता वाला उत्पाद या सेवा प्राप्त होती है, तो वह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से न्याय की मांग कर सकता है। उपभोक्ता को इस तरह की स्थिति में क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है, जैसे धन वापसी, उत्पाद या सेवा का प्रतिस्थापन या उचित समाधान। धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार प्रथाओं और विज्ञापनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यदि व्यापारी किसी उत्पाद की विशेषताओं के बारे में गलत जानकारी देते हैं या उन्हें अधिक कीमत पर बेचते हैं, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकते हैं। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए सक्षम बनाता है। विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए जिम्मेदारियां, लायबिलिटीज ऑफ सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। इस अधिनियम के तहत व्यापारी या सेवा प्रदाता को उपभोक्ता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यदि कोई विक्रेता या सेवा प्रदाता उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उपभोक्ता के लिए कानूनी सहायता, लीगल एड फॉर कंज्यूमर्स। उपभोक्ता को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके और उचित न्याय प्राप्त कर सके। विशेष रूप से छोटे विवादों के मामले में उपभोक्ता को सस्ती और त्वरित न्याय प्रणाली मिलती है। निष्कर्ष।